हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट लेक्चर 1। ठीक है, तो आज से हम अपना सॉलिड स्टेट मेन मोटिव स्टार्ट करेंगे इसे कंप्लीट करना, और क्या क्या पढ़ेंगे लेक्चर 1 में वो देखते हैं पहले। तो सॉलिड स्टेट में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो सॉलिड स्टेट की डिफिनीशन, सॉलिड स्टेट में होता क्यों है, कोई भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है वो पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या महत्व होता है, और क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट के दो टाइप होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वो क्या होते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जो सॉलिड स्टेट है उसमें हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो हमारा बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस को तो ज्यादा पढ़ने वाले हैं नहीं, तो हम यहाँ पे किस पे ध्यान देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। तो लेकिन उसके पहले जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हमको दोनों ही पढ़ना है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर 1 में कि सॉलिड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ये बनता है, क्यों ये फ्लो नहीं हो पाता, क्यों ये लिक्विड और गैस से अलग होता है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तो जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है, क्या सॉलिड स्टेट होता है, वो जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, मैटर का ऐसा फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो रिजिडिटी बनाता है। ठीक है, अब रिजिडिटी क्या होता है? अब देखो, रिजिडिटी वो होता है जिसे कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं नॉट एबल टू फ्लो। क्या कह सकते हैं? नॉट एबल टू फ्लो। और वो जिसे, इसका क्या मतलब हुआ नॉट एबल टू फ्लो? मतलब वो बह नहीं सकता, फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे धातुओं को क्या कहते हैं हम? रिजिडिटी। ऐसे मैटर को हम क्या कहेंगे? रिजिडिटी। ठीक है भाई, वो रिजिडिटी रखता है इसीलिए वो बह नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया। और ये रखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास डिफिनिट शेप होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो शेप है उसे बदला ना जा सके तो फ्लो भी नहीं हो पाएगा, और क्योंकि फ्लो होने के लिए हमें शेप तो बदलते रहना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए? डिफिनिट वॉल्यूम होना चाहिए, कि मतलब वॉल्यूम हमारा सेम होना चाहिए, चाहे जिस कंटेनर में हम रख दे उसका वॉल्यूम सेम रहे। ठीक है, ये नहीं कि वॉल्यूम घट बढ़ जाए जैसे वाटर का हो जाता है। ठीक है, तो वाटर क्या है हमारा? वाटर जो होता है वो नॉन रिजिडिटी होता है। ठीक है, नॉन रिजिड होता है, वो एबल टू फ्लो होता है, वो फ्लो हो सकता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में नहीं आता। ठीक है, ना ही गैस आता है। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है हमारा? वो मैटर होता है। कौन सा? वो मैटर होता है, वो मैटर का फॉर्म होता है जो रिजिडिटी फॉर्म करता है। क्या करता है? रिजिडिटी फॉर्म करता है। रिजिडिटी का क्या मतलब हुआ? नॉट एबल टू फ्लो। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि सॉलिड स्टेट में आना, तो नॉट एबल टू फ्लो के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें डिफिनिट शेप रखना पड़ेगा, तभी आप सॉलिड स्टेट में आ सकते हो। और दूसरा, आपको डिफिनिट वॉल्यूम रखना पड़ेगा, तब आप सॉलिड, ये जब तक दोनों कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी, जब तक ये कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी तब तक आप सॉलिड स्टेट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट में रहता ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन हमारा आया कि क्यों कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो सॉलिड, जो कुछ मैटर होते हैं वो सॉलिड में ही होते हैं। ठीक है, तो इसका भी रीजन क्या होता है? तो इसका जो मेन रीजन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाई डू द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमारा रीजन होता है वो क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, ये हमारा पहला रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो सॉलिड होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो जो थर्मल एनर्जी होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये दोनों हमारे जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कुछ सब्सटेंस है वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, वो किसी भी सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये अपन मान लेते हैं ये सॉलिड है, ठीक है, ये मान लिया आपने Fe है, तो इसके जो एटम्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटरमोलिकुलर। तो हमारे जो यहाँ पे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, ये आपस में चिपके रहते हैं, इन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल है, इसे बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, इसे तोड़ पाने के लिए। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में कोई कुछ सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं।
ये हमारा हो गया एक रीजन। और दूसरा क्या रीजन, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है, देखो तो जो सॉलिड स्टेट होता है वो हमारा कुछ इस टाइप से हमारे एग्जिस्ट करते हैं सब, ठीक है। तो इनकी जो लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो जो हमारा जब लो टेम्परेचर होता है तो थर्मल एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सटे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे सटे हुए होते हैं। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। अब देखो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये थर्मल एनर्जी कहाँ गई, इनके मॉलिक्यूल के अंदर। अब जब इनके मॉलिक्यूल के अंदर गई, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने के कारण ये अपने जगह से हिल नहीं सकता, नॉट एबल टू फ्लो है। तो ये क्या करता है, ये अपने ही जगह पे क्या करने लगता है, वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशन करने लगता है, ठीक। और इस वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, ये आपस में अपने ही जगह पे वाइब्रेशन करने लगता है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, हीट ज्यादा जैसे आप जब लोहे को गर्म करते हो, ठीक है, तो आप एग्जांपल लो, ये मान लो आपके पास एक लोहा है, ठीक है। तो आप एक चीज देखते होगे, जब आप यहाँ पे हीट देते हो, ठीक है, यहाँ पे हीट देते हो तो क्या होता है, हीट यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। वो अलग बात है, ये कंडक्टर होता है, ठीक है, ठीक है, ये कंडक्टर होता है, लेकिन वो अलग चीज होती है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट में होता है वो यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो सटे होते हैं, तो ये आपस में वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जी की फ्लो को बरकरार रखते हैं, और एनर्जी की फ्लो यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ तक। तो हर एक मॉलिक्यूल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें से क्या निकलने लगता है, उष्मा निकलने लगती है। तो इसके वजह से सॉलिड स्टेट जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और उनकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, वो इतने इजीली वहां से हिलने वाले नहीं होते। उनकी पोजीशन के लिए, उनको हटाने के लिए थर्मल एनर्जी ज्यादा होने की आवश्यकता होनी है, ठीक है, तभी वो हट पाएंगे वहां से। तो ये हमारे दो रीजन हैं जिसकी वजह से हम वहाँ जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो रीजन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। तो अब आते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड के, ठीक। अब देखते हैं, अब हमारा यहाँ बोल रहा है कि हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बतानी है। तो इसके जो अभी बताया ये सब क्या है, हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो हमारा एक पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, ठीक है, ये बहुत ही सटे होते हैं और पैक्ड होते हैं आपस में, ठीक है। तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल, इंटर molecular distance are very small। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। तो आप जैसे जानते हो कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अगर आपका फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप तो ऐसे ही कह दिए। तो अब देखते हैं, अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन पे ऑक्युपाइड होते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं, ये पता करते हैं कि अगर देखो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी बन के आती हैं। अब देखो सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनका बहुत कम होता है, फिक्स्ड पोजीशन पूरी तरीके से होता है। तो इससे उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, ठीक है, इस वजह से। देखो ये चीजें, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां बन के आती हैं, ठीक है, इनके वजह से। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा देखो ये रिजिडिटी पजेस करता है, ठीक है। तो आप पहला तो यही लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, हाई डेंसिटी, ठीक, ठीक है।
अब फिर आप तीसरा क्या लिख सकते हो, डेफिनेट, मैंने अभी बताया, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। और चौथा क्या लिख सकते हो, इनकम्प्रेसिबल, ठीक। तो ये चार चीज हो गए। अब देखो, अब हमारा रिजिडिटी क्यों पजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलेशन बहुत कम होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रिजिडिटी पजेस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा और रिजिडिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी क्यों होता है भाई, क्योंकि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, कम होता है, ठीक। तो देखो, अब देखो दूरियां कम होने की वजह से क्या होती है, कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। क्या हो जाता है, यहाँ पे कम जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हमारी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ कम वॉल्यूम में क्या हो गया, मास हमारा ज्यादा हो गया, ठीक है। ज्यादा मास हो गया कम वॉल्यूम में, तो हमारा डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब देखो, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम ये तो मैंने बता ही रखा है, ये आपको पता भी होता है, ये बहुत सिंपल होता है। और चौथा क्या है, इनकम्प्रेसिबल, इसे दाबा नहीं जा सकता, ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि अब ये दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे, फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाइड। क्यों, क्योंकि ये अपने पोजीशन से हिलता नहीं है। जब ये अपने पोजीशन से हिलेगा ही नहीं तो आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, जब वो उसको हिलना ही नहीं वहां से, तो क्या ही होगा, वहां से कुछ होगा ही नहीं उसका। जैसे मान लो आपने ये रखा और आप यहाँ पे पिस्टन लगा रहे हो और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इसे नीचे जाना ही नहीं है सॉलिड स्टेट में, जब इसे नीचे जाना ही नहीं तो ये दबेगा ही नहीं, जब दबेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो गया। ये था हमारा टोटल जो आपने अभी तक पढ़ा कि ये सॉलिड क्या होता है। सॉलिड वो मैटर होता है जो रिजिडिटी फॉर्म करता है, ठीक है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू फ्लो होता है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है चाहिए। जब ये इन दोनों को फॉलो करेगा तभी वो सॉलिड स्टेट में हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन था कि व्हाई डू सब्सटेंस एग्जिस्ट है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होते हैं और थर्मल एनर्जी, वो सब्सटेंस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होते हैं और थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने में, वो क्या कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। फिक्स पोजीशन ऑक्युपाइड होता है, ठीक है। इन दो पॉइंट की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टियां बन के आई, चार प्रॉपर्टियां सॉलिड की बन के आई। रिजिडिटी पजेस्ट होता है, हाई डेंसिटी होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। अब देखो अब क्या आता है यहाँ पे, एमॉर्फस सॉलिड। पहला क्या आता है हमारा, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस, ओ यहाँ पे हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये अपन दो सॉलिड पढ़ने वाले हैं आज। तो यही दो सॉलिड में पहली बात तो क्रिस्टलाइन हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, एमॉर्फस बस अभी के लिए पढ़ना है। तो ये दो जो होते हैं वो टाइप होते हैं सॉलिड स्टेट के। अब देखो ये जो जिस पे डिफर करते हैं वो क्या क्या होता है, वो हमारा देखो अरेंजमेंट होता है। अब यही पढ़ने वाले हम लोग कि अरेंजमेंट के टाइप से बेसिस पे कैसे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग होते हैं, ठीक। फिर पढ़ेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट इनकी डिफरेंट होती है इसलिए इनको अलग रखा जाता है, ठीक। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि आइसोट्रॉपी, इन आइसोट्रॉपी क्या होता है, ठीक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोट्रॉपी के बेसिस पे कैसे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग किया जा सकता है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें आप पढ़ के एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग करोगे, ठीक। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो अब देखते हैं हम अरेंजमेंट के बेसिस पे कैसे हम डिफर कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कैसे डिफर कर सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड को और क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसके, ठीक है, जो उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो क्या होते हैं, एक डिफिनिट ज्योमेट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है।
ये एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं लॉन्ग रेंज में। क्या लॉन्ग रेंज में? इसका मतलब क्या? इसका मतलब उनका जो शेप होता है, ठीक है, उनका जो शेप होता है वो एक्स वाई जेड एक्स वाई, ये तीनों डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ठीक, सेम होता है। ठीक, अगर मान लो आपका शेप ये है तो ये ऐसे ही पूरे डायमेंशन में फैले होते हैं, मतलब इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है। जो पैटर्न में उनका एक डायमेंशन में शेप होगा वही उनके तीनों डायमेंशन में उनके शेप होंगे। तो इनका जो शेप होता है उसे जज कर पाना आसान होता है। ठीक, तो क्या कह सकते हो कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, इन ऑल 3D डायमेंशन। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने इन ऑल 3D डायमेंशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब इसी वजह से कि ये जो होता है वो सारे डायरेक्शंस में सेम होता है, सेम पैटर्न शो करता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं शो करता है। ठीक है, क्या कहता है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं शो करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट, इसी वजह से इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर मान लो आपने ऐसे शेप को आपने एक्स डायरेक्शन में देख रखा है यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो वाई में दिखे, जरूरी नहीं है, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे शेप को, तो मतलब हर डिफरेंट डायरेक्शन में उसका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप राइट से देख रहे हो तो आपको हो सकता है कुछ अलग शेप दिखे, और लेफ्ट से देख रहे हो तो कुछ, मतलब हर एक डायरेक्शन में जो क्या कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड होता है उनके कांस्टेंट पार्टिकल का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो इनके ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ठीक है, इसी वजह से, अब क्या, इसी वजह से जो हम इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट रेंज। क्यों, क्योंकि थोड़े ही जगह के लिए क्या होता है, इसका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है थोड़ी जगह के लिए, फिर थोड़ी जगह के लिए अलग हो जाता है, फिर थोड़ी जगह के लिए अलग हो जाता है। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है उसका क्या होता है, वो पूरे जितना उसका होल शेप होता है ना, उसका पूरे का जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेम होता है, डिफिनिट होता है। ठीक है, रेगुलर होता है, तो इस वजह से उसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। मतलब वो लॉन्ग रेंज तक वो डिफिनिट ही है, ज्योमेट्रिक ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से एमॉर्फस का, किसके बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे। अब हम आते हैं दूसरा मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। किसके, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे हमारा एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन। अब देखो, अब यहां से ये क्या आया, हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब इसी वजह से कि CS जो होता है उसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, इसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, ये हमारा शार्प नहीं होता। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मान लेते हैं जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसका सारा पैटर्न सेम है तीनों डायरेक्शन में, तो आप कहीं से भी हीट दोगे तो ये इक्वली पिघलेगा। ठीक है, इक्वली मेल्ट होगा। लेकिन मान लीजिए AS है, तो कहीं पे बॉन्ड इसका हाईली डेंस है और कहीं पे लो डेंस है। ठीक है, तो कहीं इसको पिघलने में ज्यादा समय लग रहा है, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से मान लीजिए कम समय लग रहा है। ठीक है, तो इक्वली नहीं पिघल पाता, तो इसलिए अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप टेम्परेचर दो वो इक्वली पिघलेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो, अब यहाँ पे इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इस वजह से इसका हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा HF से। ठीक है, और इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये क्या पजेस करता है, हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब इसका एक डेल्टा H का मान होता है। ठीक है, डेल्टा H का वैल्यू होता है जिस पर ये फ्यूज कर जाता है। फ्यूज क्या मतलब होता है, ब्रेक हो जाना। क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, इसका एक रेगुलर डेल्टा HF का वैल्यू होता है,
ये क्वेश्चन में भी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड डजंट हैव ए क्या कहते हैं रेगुलर हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो रेगुलर हीट ऑफ फ्यूजन किसको नहीं होता है, एमॉर्फस को नहीं होता, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट ना आपको आने चाहिए। तो CS का जो होता है मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, वो क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन ये ऑक्युपाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑक्युपाइड करता है, ठीक, इस वजह से। और फ्यूजन का क्या मतलब होता है, ब्रेक, ठीक है। ये तो हम समझ गए मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, आइसोट्रॉपी और इनआइसोट्रॉपी। क्या होता है ये, यहां हो गया थर्ड पॉइंट, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब आते हैं हम आइसोट्रॉपी और इनआइसोट्रॉपी पे, तो देखते हैं। तो हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, क्या पजेस आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। यहां पे हमारा आ गया आइसोट्रॉपिक नेचर। अब ये आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एनर्जी। तो अब देखो, अब जब जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, तो उसका जब हम हर डायरेक्शन से, किसका, एमॉर्फस सॉलिड का हर डायरेक्शन से जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एनर्जी निकालते हैं, तो वो सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है, या आप आइडेंटिकल कह सकते हो, आइडेंटिकल आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो क्या पजेस करता है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टी है जिसमें आपका हर डायरेक्शन से जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको नापने पर क्या है, मेजर करने पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है आइसोट्रॉपिक। मतलब एमॉर्फस सॉलिड जो है उसमें हर डायरेक्शन से आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थर्मल एनर्जी, आप जैसे मान लो ये पूरा एमॉर्फस सॉलिड आपने इतना टुकड़ा निकाला और इतने टुकड़े का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब RI निकालना, ठीक है। तो मतलब आपका आ गया 2.34, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक टुकड़ा यहाँ उठाया, इसको भी तोड़ा और इसको भी नापा, RI निकाला, तो इसका क्या आएगा, इसका भी आएगा 2.34, ठीक है। तो ये होता है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं, तो सारे ही डायरेक्शंस वो सेम दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोई दिक्कत नहीं होता, ये सीधे आइसोट्रॉपिक नेचर शो कर देता है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस, ये आप याद रखिएगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस हैज डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस है डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ठीक। इस वजह से, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंट डायरेक्शंस होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन से उसका जो अरेंजमेंट वो डिफरेंट दिखता है। मान लीजिए आप इधर से, आप राइट से, आप सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक, और आप अब अभी इधर लेफ्ट साइड से देखोगे या राइट साइड से देखोगे तो शायद ऐसा दिखे, ठीक है। ये इस साइड से देखोगे तो शायद ऐसा दिखे, ठीक है। और अगर आप सामने से देख रहे हो तो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो आपको ये साइड व्यू से आपको ऐसा दिखा कुछ, ठीक, हो सकता है बैक व्यू से ऐसा दिखे कुछ, ठीक। ये हमारा मान लो बैक व्यू है, ठीक है। तो आपको हर डायरेक्शन से जो इसके अरेंजमेंट है वो डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए हमारा डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होता है, ये इसकी सारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आती है, RI की वैल्यू हो गई, थर्मल एनर्जी की वैल्यू हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो गई, वो क्या आती है, हमारी डिफरेंट आती है। क्या आती है, डिफरेंट आती है। डिफरेंट आने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। क्या होता है, आइसोट्रॉपी क्या होता है, जब सारे डायरेक्शंस में क्या हो, जो हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो क्या हो, आइडेंटिकल हो। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, आइडेंटिकल ना हो, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं चौथे पे, क्लीवेज विथ नाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या समझेंगे, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, उसे नाइफ से काटने पर, क्या, नाइफ कट्स, ठीक है, काटने पर क्या करता है, ये शार्प एज देता है। क्या देता है, यहाँ पे शार्प एज देता है। और एमॉर्फस सॉलिड को काटने पर
क्या करता है, ये इरेगुलर शेप देता है। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। क्योंकि इसका आपने अभी पहले ही देखा कि यहाँ पे क्या जो एस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर शेप में नहीं होते, डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते हैं। तो इनका कोई सिंपल तो पैटर्न होता नहीं है, तो ये हर डायरेक्शन से काटने में क्या हो जाता है, ये यहाँ से काटोगे तो अलग शेप आएगा, यहाँ से काटोगे तो अलग शेप आएगा, तो ये इरेगुलर शेप देते हैं, ठीक। और जो सीएस का पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है, डेफिनेट आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है। इस वजह से आप कहीं से भी आप जब सीएस को काटते हो नाइफ से, किससे, नाइफ से काटते हो, क्या कहता है वो शार्प एज देता है, ठीक। और शार्प एज देने का मतलब होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो किससे बना होता है, क्रिस्टल से बना होता है। इसी वजह से इस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना होता है, क्रिस्टल से। इसी वजह से ये क्या देता है, हमारा शार्प एज देता है, ठीक। हर जगह से काटने पे आपको क्या मिलेगा, आपको शार्प एज मिलेगा। तो ये हमारा था क्लीवेज विद नाइफ। तो ये पॉइंट पूछता भी है, तो आप बता सकते हो कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शार्प एज देता है, एएस जो होता है वो रेगुलर शेप देता है, ठीक है। और आपको मैंने हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बता ही रखा है। तो अब आते हैं कूलिंग कर्व, किसके ऊपर, अब आते हैं जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो क्या है, हमारा कूलिंग कर्व। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम मोल्टेन, किसको, मोल्टेन मतलब थोड़ा सा पिघला हुआ, मोल्टेन एमॉर्फस सॉलिड को, एमॉर्फस सॉलिड को जब हम टेम्परेचर उसका गिराते हैं टाइम के साथ, ठीक है, वो तो आराम से क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो हमारा पैटर्न होता है वो रेगुलर तो होता नहीं, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो नॉर्मली जो कहते हैं जब टेम्परेचर हम गिराते हैं, डाउन करते हैं, लो करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो टाइम के साथ हमारा एमॉर्फस सॉलिड सॉलिडिफाई हो जाता है। ये हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड के लिए कर्व, कूलिंग कर्व, ठीक है, ठंडा करने वाला, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे पे आते हैं हम यहाँ पे। पहले जब हमारा लिक्विड रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसके बाद जब एक पॉइंट आता है जब जहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है। और सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में बनना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है हमारा, इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल दूर रहते हैं टेम्परेचर गिराने पे पास आ जाते हैं, उनका क्या होता है, एक, क्योंकि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो उसका तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उस रेगुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, क्या करने में, मेंटेन करने में, और लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है ना, तो जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फिर से वापस रिगेन करने में इसको टाइम लग जाता है। क्या करने में टाइम लग जाता है, ठीक। इसी वजह से इसमें सॉलिडिफिकेशन के लिए ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर गिराया हमने, ठीक, लो किया, लिक्विड सॉलिड में बदला। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ। फिर जब एक बार पैटर्न पूरे तैयार हो गए तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से यार आराम से क्या हुआ, सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व है वो किसको दर्शाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्यों, क्योंकि ये हार्ड होता है थोड़ा, मोल्टेन क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या करना, सॉलिडिफाई करना इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। और जो हमारा इसका कूलिंग कर्व होता है वो इजिली सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व था। अब ये पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ओनली द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड, वेयर एज amorphous solid are highly supercooled solid of very high viscosity are and are called, यहाँ पे होगा, यहाँ पे and are called, क्या हो जाएगा हमारा, pseudo solids and are called pseudo solid। अब इसका क्या मतलब है, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो तो हमारा ट्रू सॉलिड होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ। क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन। किसी भी ट्रू सॉलिड के लिए ये कर्व क्या बताता है कि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, अगर कोई भी ट्रू सॉलिड होगा तो उसका सॉलिडिफिकेशन तो होगा ही, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड में परिवर्तित होना। क्या होता है, सॉलिड में परिवर्तित होना। लेकिन हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड है उसमें तो सॉलिडिफिकेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये रेगुलर पैटर्न ऑक्युपाइड नहीं करता ये, ठीक है। जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है वो रेगुलर पैटर्न ऑक्युपाइड नहीं करता, इसलिए वो इजीली लिक्विड मोल्टन एमॉर्फस से वो सॉलिडिफाई हो गया। लेकिन जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो उसे क्या हुआ, उसे टाइम लगा सॉलिडिफिकेशन करने में, ठीक। तो ये हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है। वेयर एज जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, हाईली सुपर कूल्ड, मतलब
कि कोई भी सॉलिड है, कोई भी मोल्टन एमॉर्फस सॉलिड है, उसको बस आप कूल कर दो, मतलब टेम्परेचर लो करना, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कूल ही तो कर रहे हैं। तो बस क्या लिखा है यहाँ पे, हाईली सुपर कूल्ड, मतलब आप बस सुपर कूल्ड कर दो उसे, तो सुपर कूल्ड होने से जो सॉलिड बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, एमॉर्फस। मतलब यहाँ क्या था, कोई एक सॉलिड था जो लिक्विड में था, उसको हमने क्या किया, बस लो टेम्परेचर किया, कूल कर दिया, कूल करने के बाद वो क्या हुआ, टाइम के साथ वो क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया, बस। तो हमारा क्या हो गया, वो कौन सा सॉलिड था, ये अमॉर्फस सॉलिड। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, हाईली सुपर कूल्ड सॉलिड जो होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, एक जो हमारा वाटर में फ्रिक्शन लगता है वो, तो हाईली विस्कोसिटी मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि इसके जो, इसको क्या माना गया, लिक्विड माना गया। तो लिक्विड ऐसा लिक्विड माना गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, मतलब वो अपने पोजीशन से हिल नहीं सकते, ठीक। इस वजह से ये क्या है, सूडो सॉलिड है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हाईली जो अमॉर्फस सॉलिड है वो एक प्रकार का लिक्विड ही है जिसके अंदर हाई विस्कोसिटी है, ठीक है। हाई विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करने देता है, उसके मूवमेंट को विरोध करता है, ठीक, क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अमॉर्फस सॉलिड भी एक टाइप का लिक्विड ही है, लेकिन उसमें क्या हाई विस्कोसिटी, मतलब उसके अंदर जो उसके मॉलिक्यूल है उस पे अपोज किया जा रहा है उसको मूव करने से, इस वजह से वो रुक गया है, और उसी रुकने की वजह से मान लेते हैं, सॉलिड मान लेते हैं, इसी वजह से सूडो सॉलिड कहा गया है, ठीक है। सूडो सॉलिड मतलब फेक सॉलिड, मतलब नकली सॉलिड। दूसरा क्या है, फिर बोला है दैट्स वाई, ये क्वेश्चन जो है ये आपको एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, ठीक। क्या क्वेश्चन है कि दैट्स वाई द फैक्ट दैट द ग्लास ऑफ विंडो पैन्स ऑफ सम वेरी ओल्ड हाउस आर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप, शोइंग फ्लूइडिटी पजेस्ड बाय द ग्लास, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आप देखे होंगे कि कुछ घरों में जो कांच होती है, इस प्रकार से जो हमारी कांच होती है उसमें जो क्या कह रहा है, जो हमारा बॉटम होता है, ये जो हमारा बॉटम होता है वहाँ थोड़ा ये जो थिकनेस होता है, ठीक, थिकनेस जो होता है यहाँ पे थिकर होता है, और हमारा क्या होता है, ये वाला जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है ऐसे कांचों में, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये अमॉर्फस सॉलिड होता है, और वो क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो जब समय बीतता है, ओल्ड हाउस क्यों बोला यहाँ पे, ओल्ड हाउस का मतलब होता है कि बहुत समय तक जब इसके ऊपर टेम्परेचर गिरा, मतलब सूर्य की रोशनी हो गई, ठीक, टेम्परेचर गिरा तो क्या हुआ यहाँ पे, ये पिघल के ज्यादातर जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, नीचे की ओर आके जम गए, बैठ गए, ठीक। तो यहाँ पे जो कांच है वो क्या हो गई, यहाँ पे इतनी दूर मोटी हो गई, और यहाँ पे कांच क्या हो गई, पतली हो गई। इससे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करने की क्षमता है, ठीक। इस वजह से भी इसको क्या कहते हैं, देखो विस्कोसिटी के बारे में बताया था। अब विस्कोसिटी कैसे कम किया गया, इसमें टेम्परेचर से, बहुत सालों तक जब आपका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो क्या हुआ, विस्कोसिटी पे हल्का प्रभाव पड़ा और वो फ्लूइडिटी पजेस्ट हो गई, तो वो नीचे की ओर फ्लो हो गई और ये कांच मोटा हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछता भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है वो क्या करता है, फ्लूइडिटी पजेस्ट करता है। अब देखो एक चीज और है, बोला जाता है कि जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस, फिर से गलत हो गया, ये हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का कुछ पार्ट हमारा क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। कुछ पार्ट हमारा क्रिस्टलाइन होता है और कुछ पार्ट हमारा क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ठीक। तो जो एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट, ठीक है, क्रिस्टलाइट। जो हमारा, अब देखो इस पॉइंट को भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड, तो आपको क्या बताना होगा, क्रिस्टलाइट होता है, ठीक। क्रिस्टलाइट को, जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड में कुछ पार्ट हमारा क्रिस्टलाइन पाया जाता है और कुछ पार्ट हमारा नॉन क्रिस्टलाइन पाया जाता है, तो क्रिस्टलाइट और क्रिस्टलाइन वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा आज का जो क्या कहते हैं डिस्कशन था यहाँ पे लेक्चर 1 का, वो खत्म हुआ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ आया होगा। मैंने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने सब कुछ समझा दिया है कि सब्सटेंस सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चारों, फिर सॉलिड बताया, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होती है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को
तीन चार टाइप से कैसे डिफर किया जा सकता है वो मैंने बताया, अरेंजमेंट के टाइप से, मेल्टिंग के बेसिक पे, आइसोट्रॉपिक के बेसिस पे, ठीक है, क्लीवेज पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कूलिंग कर बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये बॉटम में क्यों जम जाती है, क्योंकि वो उसमें फ्लूइडिटी पजेस्ट करती है, ठीक। फिर क्रिस्टलाइन, जो एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन पार्ट होता है उसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये जो है ये मैंने एनसीईआरटी को लेके चला है और इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है जिसपे आप ध्यान दीजिए, तो ये आगे चल के आपको काम आएंगे, ठीक। तो थैंक यू।